संविधान के निर्वचन में यानी कि व्याख्या में क्या महत्व है। यानी कि भारतीय संविधान की व्याख्या क्या आपका उद्देशिका का सहारा लेकर की जा सकती है कि नहीं, ये क्वेश्चन बनता है। तो इस क्वेश्चन का मॉडल भी हम अलग से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपका जो प्रियम्बल की सामान्य बातें हैं वे बताई जाए। यानी कि सामान्य बातों में भी समय लगता है और इसके बाद आपका जो ये प्रियम्बल में एक एक शब्द हैं उनको समझना पड़ता है कि उसका अर्थ क्या हुआ, यानी कि उन शब्दों का अर्थ भी हमें जानना है। और कई बार आपका अर्थ से भी क्वेश्चन बनता है, जैसे कि यूपीजे में बना था। देखिए भाई, मॉडल पहले बता दिया जाए क्या क्या आपका बन सकता है तब शुरू किया जाए। एक तो आपका बनता है कि सॉवरेंटी या संप्रभुता भारत में किसमें निवास करती है। दूसरा आपका कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। फिर आत्मा किसने कहा है। फिर आपका जो शब्द दिए गए हैं वह क्रम मिलाने के लिए इस समय आ रहे हैं। क्रम का मतलब ये हुआ कि कौन शब्द किसके बाद दिया गया, ये अच्छे से तैयार रखना है। जो आईएएस में पूछा गया था, जीएस में जो आपका ये न्याय 3 प्रकार के दिए गए हैं, तो वे न्याय का क्रम पूछा था कि कौन सा क्रम सही है। इसके बाद आपका पूछा ये गया था एक बार जीएस में कि जो 5 स्वतंत्रताएं दी गई है, लिबर्टी दी गई है, आपका सही क्रम बताइए। तो भाई क्रम भी आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं, हम बताएंगे। क्रम पूछा जा रहा है कि कौन किसके बाद है। एक क्वेश्चन और इसमें समाहित कर दिया कि जो 5 स्वतंत्रताएं आपका प्रियम्बल में दी गई है, तो उसमें ये दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्रियम्बल में शामिल नहीं है। तो 5 में से जो बाहर जाएगी वो शामिल नहीं है। इसके बाद जो प्रियम्बल से क्वेश्चन बना है कि क्या प्रियम्बल में एमेंड किया जा सकता है कि नहीं, संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, इस विषय पर भी हम आएंगे। और एक बार संशोधन किया गया है तो ये पूछा जाता है कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए, तो उसको भी हम बताएंगे। इसके बाद आपका जो प्रियम्बल के बारे में पूछा जाता है कि आपका कह सकते हैं जो क्वेश्चन कि इंटरप्रिटेशन में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, यानी कि आपका प्रियम्बल का। तो तमाम क्वेश्चन हैं और तमाम केस हैं जो एक एक करके आपको निपटाना है। देखिए भाई, आपका शुरुआती दौर से चला जाए, विश्व स्तर पर पहले शुरू किया जाए और उसके बाद से आपका भारतीय संविधान की उद्देशिका हम शुरू करेंगे। जहाँ तक विश्व स्तर, हाँ नेट में भी क्वेश्चन आया था, वो भी हमें कोरिलेट करना है। कोई पकड़ नहीं पाया था, लेकिन यहाँ के लड़के तुरंत बता दिए। तुरंत बताए, ये दिया था क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ा गया था और उसका लाभ ये मिला कि जो आपका उद्देश्य दिया, उद्देशिका माने उद्देश्य दिया, उद्देशिका दी गई है, उसके बाद उद्देश्य है, उसके बाद प्रयोजन। तो जो उद्देशिका दी गई है अंतर्राष्ट्रीय संगठन में यानी कि यूएनओ चार्टर में, वह बिना अनुच्छेद के हैं। और उद्देश्य अनुच्छेद 1 में और प्रयोजन किस में, अनुच्छेद 2 में। पिछली बार यूपीजे में मिलाने के लिए आया था कि आपका उद्देश्य की धारा में है तो 1 में, अनुच्छेद 1 में। और उद्देश्य का माने आपका प्रयोजन या पर्पज किस में है, 2 में। 3 में मूल मेंबर, नए मेंबर 4 में। पिछली बार यूपीजे में आया था। तो क्वेश्चन ये बना था आपका कि मानवाधिकार के बारे में प्रावधान संयुक्त राष्ट्र संघ में कहाँ किया गया है। तो एकदम शुरुआती दौर में ही जो उद्देशिका दी गई है उसी में किया गया है। और लोग अनुच्छेद खोदते रहे और आपका कहाँ दिया गया है, उद्देशिका में।
और मैं लिखवाया भी हूँ नोट्स में, ऐसे ही मैंने जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ाया जा रहा था। फिर आपका यहाँ से जो मैंने कोरिलेट समानता देखिए अब शुरू किया जाए, मैंने क्वेश्चन का मॉडल कैसे कैसे आ रहा है वह मॉडल भी जानते रहना है। नया मॉडल कैसे बन सकता है अब उस पर भी दो चार पढ़ाते समय गौर करना है, क्योंकि हो सकता है कि पुराना क्वेश्चन रिपीट न करके अब क्या करें नया। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, वह कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है, उसको हम और अच्छे से बताएंगे। और उसमें जो इस समय दे रहा है कि कौन सही है, पहला सही है कि दूसरा सही है कि दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, कि इनमें से सभी सही हैं, तो वो क्वेश्चन हम बताएंगे अलग से कि कैसा मॉडल बन रहा है। लेकिन सामान्यतः जितने भी कानून बनते हैं या जितने भी संविधान बनते हैं जनरली या सामान्यतः उसमें एक प्रियम्बल या उद्देशिका दी जाती है। देखिए आपका अमूमन जो उद्देशिका होती है या किसी कानून की प्रियम्बल होता है वह आपका कह सकते हैं कि विधायिका द्वारा पास नहीं किया जाता, बाद में कानून बनने के बाद उसे शुरुआती दौर में ड्राफ्ट किया जाता है। यानी कि सामान्य जो कानून होते हैं उसमें प्रियम्बल जो ड्राफ्ट करता है वो रख देते हैं और आपका विधायिका द्वारा जनरली उन्हें पास नहीं किया जाता, ये याद रखिए। अब भारत की संविधान के उद्देश्य का हम आएंगे, पहले इस पर गौर कर लिया जाए। तो उद्देशिका आखिर क्यों दी जाती हैं, यानी कि किसी भी कानून में जो प्रियम्बल होता है वह क्यों दिया जाता है। इस क्यों का जवाब तमाम विद्वानों ने भी दिया है और तमाम केसों में भी मिलेगा। किसी भी कानून में जो प्रियम्बल दिया जाता है वह प्रियम्बल इस बात की ओर इशारा करता है, यह बात बताता है कि यह जो कानून है या यह जो कॉन्स्टिट्यूशन है किन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि प्रियम्बल में क्या रहता है तो एक लाइन जवाब दीजिएगा कि जिन लक्ष्यों या ध्येयों या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी कानून का निर्माण किया जाता है, चाहे वह संविधान हो, संहिता हो, अधिनियम हो, उन लक्ष्यों को सार रूप से या उन लक्ष्यों का वर्णन आपका सारांश रूप से या संक्षिप्त रूप से प्रियम्बल में दिया जाता है। यानी कि प्रियम्बल उन उद्देश्यों को बताता है जिस उद्देश्य की प्राप्ति आगे कानून या संविधान द्वारा की जानी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, हमारे जो संविधान निर्माता थे, वह भारत को कैसा देश बनाना चाहते थे, यानी कि उनका क्या थाट था, वह भारत के बारे में क्या सोचते थे और क्या लक्ष्य लेकर चले थे, इस बात का सारगर्भित वर्णन कहाँ किया गया है, प्रियम्बल में। अर्थात प्रियम्बल जो होता है वह संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को खोलने की कुंजी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान निर्माता भारत को कैसा संविधान देना चाहते हैं, अगर उनके दिमाग को खोलना है तो आप क्या केवल पढ़ लीजिए प्रियम्बल। अर्थात प्रियम्बल संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को खोलने की क्या कहलाता है, आपका कुंजी कहलाता है, याद रखिए। और संविधान इसी पर कुंजी पर ही आ जाए पहले अभी बिहार का पहला क्वेश्चन, बिहार में भी यही क्वेश्चन बना था कि आपका संविधान की या कुंजी कौन है, तो आपका जवाब रहेगा प्रियम्बल है। और उसी बात को हमने बताया कि संविधान निर्माता
कैसा विचार रखते थे, इस बात को जानना हो तो आप कहाँ पढ़िए, किसको पढ़िए, हमारे प्रियम्बल को। ये जो हमारा प्रियम्बल है, ये आपका एडाप्ट कहाँ से किया गया है, अमेरिका से। लेकिन इसमें जो प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया गया है वह ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन हम देखिए, अगला पॉइंट पर आ जाए, एक एक पॉइंटों को तर्कवाइज देखना है। जहां तक प्रियम्बल की बात है, अब आपका नियम फिर बनाइए। सामान्यतः किसी भी कानून की उद्देशिका विधायिका द्वारा पास नहीं की जाती, याद रखिएगा। तो उद्देशिका या उद्देश्य रखे किसके द्वारा जाते हैं, जो कानून का ड्राफ्ट बनाता है, और संसद या विधायिका इसको पास नहीं करती। लेकिन हमारे भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल या उद्देशिका है, इसका अपवाद है। अपवाद का मतलब ये हुआ कि इसे संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया, इस पर चर्चा भी हुई और पास भी किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी उद्देशिका को भी संविधान सभा ने ही क्या किया है, पास। तो वही डेट याद रखना भाई आपका। देखिए कैसे क्वेश्चन में 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947 देखना है। फिर आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखना है। और एक पॉइंट और जो पूछा जा सकता है कि जो ये प्रियम्बल है, ये संविधान सभा में सबसे पहले पेश किया गया था, और जब पूरा संविधान हो गया तो सबसे अंत में इसे संविधान सभा ने पास किया था। यानी कि एक सेकंड। से आपका क्वेश्चन बनने का चांस है। थोड़ा इतिहास समझिए, ये संविधान है भाई। और संविधान में आप ये न समझिए कि आसान है। एक एक छोटी छोटी बातें गहराई से पूछ ले तो बस की बात नहीं रहती। तो एक एक छोटी छोटी बातें समझिए, ताकि भविष्य में कोई भी एग्जाम आए, चाहे बिहार जे भी आ जाएगा, बिहार जे की भी वैकेंसी लगी है, यूपी जे तो अब जब आ जाए जब हो तब हुआ है, लेकिन जनवरी फर्स्ट या सेकेंड वीक तक हर हाल में आ ही जाएगा, जो सूचना मिल रही है। तो आपका फिर एक बार इसको अच्छे से समझिए। सर्वप्रथम संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, और उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हुए भाषण दिया, और संविधान सभा को संबोधित करते हुए उन लक्ष्यों को बताया, उन ध्येयों को बताया, उन पर्पजों को बताया, जिन पर्पजों के लिए आपका संविधान सभा का गठन हुआ था और संविधान सभा कार्य कर रही थी। यानी कि सबसे पहले, और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, ये आपका जब पूरा संविधान आपकी बन गया, माने निर्माण हो गया, यानी कि पूरे संविधान पर विचार विमर्श हो गया, तो लास्ट में उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया संविधान सभा ने, और 22 जनवरी 1947 ईस्वी को, यानी कि याद रखिए सबसे पहले पेश किया गया, और पास संविधान सभा ने कब किया, सबसे लास्ट में किस तारीख को, तो 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया। और शुरुआती दौर में प्रियम्बल के रूप में वही जो उद्देश्य प्रस्ताव था कुछ संशोधनों सहित रखा गया है। यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, वह हूबहू पास नहीं हुआ, बल्कि उसमें कुछ संशोधन करके और आपका उसको लास्ट में
पास किया संविधान सभा ने और उसको कहाँ दर्जा दिया गया है? शुरुआती दौर में प्रियम्बल के रूप में। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, मैं बता दूं नया क्वेश्चन। जहाँ तक पंडित अब आया कि चूंकि सबसे पहले पेश किया गया और सबसे अंत में पास किया गया, संविधान जब तैयार हो गया उसके बाद ये सब काम हुआ, तो अब विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद, इस विवाद को पहले निपटाया जाए। विवाद उत्पन्न ये हो गया कि क्या ये जो हमारी प्रियम्बल है ये संविधान से पृथक है कि संविधान का पार्ट है। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन कई राज्यों में पूछा जा रहा है, इस विवाद का निपटारा कराया जाए और कंसेप्ट बिल्कुल अब क्लियर रखिएगा। तुरंत दो केस दिमाग में आना चाहिए, एक बेरुबारी और दूसरा केशवानंद भारती। डिटेल में आगे बताया जाएगा। फिर एक बार पहले इस माने समस्या का निपटान किया जाए, फिर क्वेश्चन इस पर निकाला जाए। सर्वप्रथम 1960 में, यानी कि बेरुबारी का मामला हल्का सा हम डिटेल में कर रहे हैं। बेरुबारी के मामले में देखिए विवाद क्या था। तो पाकिस्तान को भारत का कुछ हिस्सा सौंपना था। अब ऐसी दशा में अब समस्या ये उत्पन्न हुई, समझौता हुआ इत्यादि हुआ, समझौता लागू नहीं हुआ वो अलग बात है। देश में एक समस्या ये उत्पन्न हुई कि क्या भारत का कोई हिस्सा या क्षेत्र किसी दूसरे देश को सौंपा जा सकता है, और अगर सौंपा जाता है तो क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा। ये कहीं संविधान में लिखा नहीं था। तत्पश्चात आपका भारत के राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से एडवाइजरी या सलाह मांगी, इस विषय पर क्या नियम होना चाहिए। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आप कानून बनाकर भारत के किसी क्षेत्र को दूसरे को नहीं सौंप सकते, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना होगा, यानी कि संविधान में संशोधन करना होगा। तत्पश्चात 9वां संविधान संशोधन किया गया, लेकिन ये समझौता लागू ही नहीं हुआ। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, पहला क्वेश्चन यहाँ आया कि अगर कि भारत के किसी एरिया को दूसरे देश को हैंडओवर करना है तो कैसे किया जाएगा। तो एक लाइन जवाब रखिएगा कि संविधान में क्या करके, अमेंड करके, संशोधन करके। अब यही आपका ये बांग्लादेश में जो किया गया समझौता, वो पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन द्वारा आपका बांग्लादेश को भारत का हिस्सा दिया गया। तो बिना संविधान संशोधन के दिया ही नहीं जा सकता। देखिए 100वां था कि 101वां? 100वां था ना। 100वां सम देख लीजिए एक बार भाई, बैरेक्ट में होगा वैसे, लेकिन फिर भी चलिए वो तो आगे अभी बताया जाएगा संविधान में संशोधन में। यानी कि संविधान में संशोधन करके हैंड ओवर किया जा सकता है। इनरी बेरुबारी का मामला दूसरा पहलू देखिए, प्रियम्बल से भी जुड़ा है। सर्वप्रथम इस केस में या वाद में ये समस्या उत्पन्न हुई कि क्या जो हमारा प्रियम्बल या प्रस्तावना या उद्देशिका है वह संविधान का पार्ट, यानी कि अंग या भाग या हिस्सा है कि नहीं, ये समस्या। तो पहला क्वेश्चन तो यही बना है जे में इत्यादि में कि उद्देशिका को लेकर सर्वप्रथम विवाद किस केस में उत्पन्न हुआ। पहला क्वेश्चन बना, तो क्या मार्क कराएंगे? इनरी बेरुबारी। उद्देशिका को किस केस में संविधान का भाग नहीं माना गया? तो इनरी बेरुबारी। अब क्यों नहीं माना गया, एक लाइन तर्क वितर्क देना है। देखिए, चूंकि सामान्यतः किसी भी कानून की जो प्रियम्बल होती है वह मैं अभी बताया कि विधायिका पास नहीं करती, वो ड्राफ्ट बनाने वाले लिख देते हैं। लेकिन ये भी सही बात है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका को
हमारे संविधान सभा ने अंगीकृत किया था, एडाप्ट किया था, पास भी किया था, इसमें कोई शक नहीं। फिर भी सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन के नियमों के अनुसार, निर्वचन के नियमों के अनुसार इनरी बेरुबारी के वाद में उद्देशिका को संविधान का भाग मानने से ही इनकार कर दिया और कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। विवाद चलता रहा। अब आया दूसरा केस, केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरल का। डेट बताया गया, 2004 अभी बताया जाएगा किस तारीख को निर्णय आया। तो 24 अप्रैल 1973 को। कितने, अब रटिए, बताया गया है एक दो दिन पहले। कितने जज थे टोटल? 13 जज। सबसे बड़ी पीठ किस केस में? केशवानंद भारती। कितने से निर्णय आया? 6 से आया। और क्या कहा गया? अभी हम प्रियम्बल पर ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। उद्देशिका संविधान का भाग है, यह स्पष्ट कर दिया गया, पार्ट है। उद्देशिका में संसद संशोधन भी कर सकती है, लेकिन जो उद्देशिका के बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उद्देशिका में मूलभूत बातें हैं, उनमें संसद संशोधन नहीं कर सकती। यानी कि 3 पॉइंट हमने बताया। तो केशवानंद भारती के वाद में, किस वाद में दिए गए निर्णय को सेटिस्फाइड कर दिया गया? प्रियम्बल के बारे में केवल, और नहीं। तो किस बारे में, किस केस में दिए गए निर्णय को? इनरी बेरू बारी। यानी कि ये आपका उद्देश्य का संविधान का पार्ट है कि नहीं है, इस बारे में आपको बताया गया। अगला पॉइंट आइए भाई। जहां तक भारतीय संविधान के उद्देशिका की बात है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में दो प्रयोजन मुख्य रूप से दिए गए हैं, दो बातें दी गई हैं। उद्देशिका ये बताती हैं कि संविधान के प्राधिकार का स्रोत क्या है। तो संविधान के जो प्राधिकार या अथॉरिटी का सोर्सेज क्या है? तो जो पहला शब्द प्रियम्बल का है, वहीं भारतीय आपके संविधान का क्या है? आपका कह सकते हैं संविधान के प्राधिकार का क्या है? स्रोत। और डिटेल में चला जाएगा। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इस पर बहस आगे की जाएगी भाई जब बेरक शुरू होगा। अभी तो सामान्य बातों में ही एक दिन लग जाता है, एक लेक्चर अभी बेरक शुरू नहीं हो पाएगा। यानी कि पहला उद्देश्य का ये बताती हैं कि संविधान के प्राधिकार का स्रोत क्या है। तो आपका जो पहला शब्द है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इसका मतलब 4-5 बताया जाएगा। फिर केस बताए जाएंगे कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया कहाँ कहाँ से जुड़ा है और इसका महत्व क्या है। तो दूसरा आपका आया कि एक तो प्राधिकार का स्रोत बताती है उद्देश्य का, और दूसरा उद्देश्य का उस एम को बताती हैं, उस लक्ष्य को बताती हैं जिस लक्ष्य की पूर्ति संविधान के द्वारा किया जाना है। वैसे हमारी उद्देशिका में हम चाहें तो दो क्लास में बांट सकते हैं प्रियम्बल को। एक आपका पर्पज या उद्देश्य क्या है, और दूसरा एक्टेड यानी कि अधिनियमित की गई है। तो उद्देशिका किस तारीख को अधिनियमित की गई, अर्थात किस तारीख को कानून का इसे दर्जा दे दिया गया। नीचे डेट लिखी गई है, बताने की आवश्यकता बाद में। नीचे लिखा गया प्रियम्बल में एक डेट, कौन सी डेट है? 26 नवंबर 1949। बताएंगे हम आगे और इसको डिटेल में। अब आइए केस के माध्यम से चलें। अब दूसरा एंगल जो अपनाना है, देखिए भाई, आपका बिहार में भी पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन। जो दूसरा एंगल आप अपनाइएगा प्रियम्बल के बारे में, वह केस और विद्वानों का मत। यानी कि उद्देशिका के बारे में कौन सा विद्वान या जज क्या बातें करता है, और केसों में के बारे में क्या क्या बातें हमारे उच्चतम न्यायालय ने बताई, उन्हीं बातों को अब लेकर चलना है।
तो एक एक विद्वानों का पहले देख लिया जाए और यहाँ से हो सकता है कि नया क्वेश्चन बन जाए। शक मैंने इसमें चांस है। देखिए आपका जो पहला विद्वान हम देखते हैं, आपका व्यक्ति देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और आपका जस्टिस हिदायतुल्ला, दो याद रखिएगा। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि किसने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है। तो दो लोगों ने कहा है, कौन कौन? एक पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसको लिखवा जाएगा भाई, अभी लेक्चर सुनिए। लेक्चर प्रयास करिए दिमाग में बैठाने का एक एक शब्दों को। पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरा किसने कहा था? जस्टिस हिदायतुल्ला। लेकिन एक विद्वान है जो आपका ठाकुर दास भार्गव हैं। ठाकुर दास भार्गव ने भारतीय संविधान को माने भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा और आपका कुंजी कहा है। तो ये भी हो सकता है कि अलग जाकर क्वेश्चन पूछ ले कि किसने भारतीय संविधान के प्रियम्बल को आपका भारतीय संविधान की आत्मा और कुंजी कहा है। तो ठाकुर दास भार्गव। इसके बाद और भी कुछ विद्वान आ जाते हैं, अर्नेस्ट बाकर आते हैं और इसको लिखवा जाएगा। फिर अभी अर्नेस्ट बाकर कहते हैं कि यह तो वृद्धावस्था का प्रलेख है। वृद्धावस्था का प्रलेख मतलब ये हुआ कि बूढ़े लोगों की सभा जुटी और बूढ़े लोगों ने एक दस्तावेज तैयार कर दिया। अतः यह नौजवानों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि किसका दस्तावेज है? बूढ़े लोगों को। तत्पश्चात के एम मुंशी आए और मुंशी ये कहते हैं कि जो ये प्रियम्बल है ये भारत की माने ये राजनीतिक जन्म कुंडली है। तो राजनीतिक जन्म कुंडली का मतलब ये हुआ कि भारत का शासन किस प्रक्रिया द्वारा चलाया जाएगा, उस प्रक्रिया का वर्णन इस संविधान में किया गया। तो आपका जन्म कुंडली करती क्या है? और आप देखे होंगे तमाम बड़े और छोटे वाले होते हैं बाबा, जो आपका कुंडली देखकर आपका भाग्य बता देते हैं। तो ये बड़े वाले हैं, तो ये छोटे वाले बाबा हैं, यानी कि ये गुरु हैं। तो ये इनके क्या हैं? चेले। तो पहले चेले को हाथ दिखाइए और डेट ऑफ बर्थ बताइए, फिर गुरु को दिखाइए तो दो चार अंगूठी पहना देंगे और दो चार पूजा पाठ बता देंगे और करिए। भाई देखिए, आपका जिसको विश्वास हो वह करता ही है, जिसको विश्वास न हो वह नहीं करता। इसमें आपका हम किसी को कोई राय नहीं दे सकते, यानी कि आपके विश्वास पर ठेस नहीं पहुंचा सकते। तो आप मानना हो मानिए और न मानना हो न मानिए। सभी लोग स्वतंत्र, इसमें कोई शक नहीं है भाई। कोई बाध्यकारी नहीं है कि आप बड़े और छोटे गुरु को क्या करिए, मान ही लीजिए। आगे देखा जाए तो आपका राजनीतिक जन्म कुंडली का मतलब ये हुआ कि आपका जन्म हो गया, तो आखिर जन्म के बाद जीवन कैसे आगे बढ़ेगा। अर्थात भारत आज़ाद हुआ, भारत के लिए संविधान बना, तो भारत देश कैसे चलेगा, ये जन्म कुंडली कहाँ दी गई है? संविधान में। तो यानी कि मुख्य रूप से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह इसमें कोई शक नहीं है कि गागर में सागर भरा गया है। यानी कि संक्षिप्त वाक्यों में ही अगर पूरे संविधान में क्या क्या लक्ष्य होंगे इसको बता दिया गया। अब आइए केस के माध्यम से चलते हैं। जहाँ तक केस के माध्यम की बात है, किस केस में क्या क्या उद्देशिका के बारे में बताया गया। अब अगला जो सिस्टम हम बना रहे हैं वह केस के माध्यम से बना रहे हैं। और एक एक केस देखिए, यहाँ भी क्वेश्चन बिहार में बना चुका है, यूपी में हो सकता है बन जाए। तो किस केस में क्या दिया गया और ये आपको याद करना पड़ेगा वाक्य, जैसे ये विद्वानों का वाक्य है। तो देखिए एक एक करके आपका चला जाए।
जो पहला केस आता है भारत संघ बनाम मदन गोपाल का। फिर एक बार देखिए, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज मदन गोपाल का केस आता है। और इस केस में आपका उच्चतम न्यायालय ने, ये 1954 का केस है भाई साहब, मैंने क्रम से लिखवाया जाएगा क्योंकि आजकल जे में क्रम पूछ दिया रहा है कि सही क्रम क्या है। तो जब भी हम केस लिखवाएंगे प्रियम्बल पर, भले पढ़ाते समय इधर उधर एक दो हो जाए, लेकिन लिखवाते समय क्रम सही रखा जाएगा। मदन गोपाल के बाद में उच्चतम न्यायालय में ये समस्या आई कि क्या ये जो प्रियम्बल है, क्या इसे कोर्ट में इन्फोर्स कराया जा सकता है कि नहीं, यानी कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तित या लागू कराया जा सकता है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और कहा कि ये जो उद्देशिका है ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, माने कि ये लक्ष्य दिए गए हैं और आपका, लेकिन न्यायालय में इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए याचिका दायर नहीं की जा सकती। ये सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए इसीलिए बार बार सुप्रीम कोर्ट ये सब कह रहा है कि सामान्यतः जो इंटरप्रिटेशन का नियम है वह उद्देशिका को हमेशा क्या रखा जाता है, बाहर रखा जाता है। इसीलिए हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार ये व्याख्या कर रहा है और उद्देशिका को इग्नोर कर रहा है। लास्ट में हम बताएंगे कि क्या महत्व है, अभी तो भाई छोड़ दीजिए। इसके बाद दूसरा जो केस आता है वह इनरी बेरुबारी का आता है और इसमें भी हमारे उच्चतम न्यायालय ने भले संविधान की उद्देशिका को संविधान का पार्ट या अंग न माना हो, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये बताई कि जनता की भावनाएं एवं आकांक्षाएं सूक्ष्म रूप से हमारी उद्देशिका में समाविष्ट हैं। यानी कि जनता की भावनाएं और आकांक्षाएं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे संविधान निर्माता किस भावना के थे और उनकी क्या आशाएं थी, वह क्या चाहते थे, ये सूक्ष्मता से कहाँ मने दिया गया है, हमारे प्रियम्बल में। भले प्रियम्बल संविधान का भाग नहीं, ये कहा गया। इसके बाद केस आता है सज्जन सिंह वर्सेज राजस्थान राज्य, यानी कि सज्जन सिंह वर्सेज राजस्थान राज्य, ये 1965 का केस है। इस केस में कहा गया कि उद्देश्य का संविधान की विशेषताओं का निचोड़ है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति पूरे संविधान को न पढ़े, केवल हमारे प्रियम्बल को ही पढ़ ले, तो कम से कम इस बात का उसे नॉलेज हो जाएगा कि पूरे संविधान में कौन अच्छी अच्छी बातें समाहित होंगी। यानी कि पूरे संविधान का विशेषता का निचोड़ कहाँ या सार कहाँ दिया गया है, हमारे आपका कहाँ दिया गया है, आपका प्रियम्बल में। ये किस केस में कह दिया गया, तो आपका कह सकते हैं कि सज्जन सिंह के वाद में फिर आता है गोलकनाथ का वाद। तो गोलकनाथ का वाद थोड़ा बता दिया जाए आपको डिटेल में, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है और आगे बताया भी जाएगा। गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य का केस है, साइटेशन याद रखिएगा 1967, एक तो सन याद रखना है। इसमें जो दूसरा पॉइंट याद रखना है, टोटल 11 जजों की पीठ बैठी थी, निर्णय जो आया 6-5 से आया और यूपीजे में निर्णय की डेट पूछी गई है 27 फरवरी, रट कर जाइएगा। 27 फरवरी 1967 को केशवानंद नहीं, गोलकनाथ के वाद में फैसला सुनाया गया और जो मुख्य न्यायाधीश थे सुब्बा राव थे, रट कर जाइएगा कौन थे। यहाँ तक पूछा गया, फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ भाई, ये क्वेश्चन रिपीटेड है,
रिपीटेड क्वेश्चन किसी भी हाल में गलत न हो। किस आपका गोलकनाथ का जो वाद था, आईसी गोलकनाथ कहा जाता है, तो आगे बताया जाएगा संविधान संशोधन में डिटेल में। इस केस में जो जजों की पीठ बैठी थी, टोटल 11, 6-5 से निर्णय आया, यानी कि 6 बहुमत में निर्णय दिए, 5 विरोध में निर्णय दिए थे और मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव थे। निर्णय की तारीख याद रखिएगा, आपका 27 फरवरी 1967। और आगे इतिहास आगे बताया जाएगा, लेकिन 2-3 बातें अच्छे से याद रखिए। अतः प्रियम्बल के बारे में लास्ट में हम बताते हैं कि क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और अंतिम केस रहेगा आपका केशवानंद भारती, तो केस भी निपट जाएगा। देखिए आपका इस केस में 2-3 पॉइंट बहुत अच्छे अच्छे बताए गए। पहला पॉइंट आपका यूपीजे का क्वेश्चन। देखिए जो भी केस आए, अब उस पर चूंकि समय कम है तो वहीं तुरंत आपका थोड़ा बहुत मैं डिटेल करते जा रहा हूँ। अभी आपका पूछा भी गया था पिछली बार कि गोलकनाथ के वाद में किन दो पूर्ववर्ती निर्णयों को सेट साइड किया गया, अपास्त किया गया। तो जो दो जजमेंट याद रखिएगा, शंकरी प्रसाद में दिए गए निर्णय और सज्जन सिंह, भाई याद करके जाइए। तो गोलकनाथ के वाद में किन दो केसों में दिए गए निर्णय को उलट दिया गया, तो शंकरी प्रसाद और दूसरा कौन है, सज्जन। तो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में निर्णय ही क्या आया था, तो निर्णय देखिए क्या आया था कि भारत की संसद मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है। ये निर्णय दोनों में आया था। लेकिन गोलकनाथ के वाद में विपरीत निर्णय आया और कहा गया कि भारत की संसद मूल अधिकारों में एमेंड नहीं कर सकती, मूल अधिकार संशोधित नहीं कर सकती। ये किस केस में आया, गोलकनाथ। लेकिन आपका एक और आया, इसमें भविष्यलक्षी विनिर्णय पूछा जाता है। आपका आगे बताया जाएगा भविष्य विलक्षी निर्णय क्या होता है, वो आगे हम बताएंगे। लेकिन बस भविष्य लक्षी निर्णय इसी केस में प्रतिपादित किया गया, ये एक लाइन याद रखना है। और तत्पश्चात संसद बौखला गई और तमाम संविधान संशोधन कर डाली, 24वां, 25वां, 26वां। और उन संशोधनों को फिर केशवानंद भारती के केस में चैलेंज किया गया, यानी कि संविधान को इसके बाद तोड़ा मरोड़ा गया। और संसद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है रोक लगाने वाला, पूरा बदलाव किया गया। और राष्ट्रपति थोड़ा आनाकानी कर रहे थे, उनको भी क्या किया गया कि संविधान संशोधन पर आप अनुमति देने के लिए क्या होंगे, पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते। ये फिर याद कर लीजिए, भाई सामान्य विधेयक को लौटाएंगे, संविधान संशोधन को नहीं। तो आगे बताया जाएगा इतिहास सहित क्यों यह ऐसा नियम आया। तो अभी तो प्रियम्बल चल रहा है भाई, आगे 1-2 दिन बाद आए वो संविधान संशोधन ही पहले पढ़ाएंगे, ताकि कम से कम 15-20 केस आपका एक साथ तैयार हो शुरुआती दौर में। अगला, तो इस केस में गोलकनाथ में ये कहा गया कि उद्देशिका किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। मुख्य आदर्श और आकांक्षाओं का अंतिम केस आता है आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद। और इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, मैंने इस केशवानंद भारती के वाद में कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। यही ज़्यादा पूछने का चांस है कि किस केस में कहा गया कि प्रियम्बल जो संविधान निर्माताओं का विचार था उसको जानने की कुंजी है। तो जैसे ही ये वाक्य आए, क्या मार कर आएंगे, केशवानंद भारती। इस प्रकार किस केस में उद्देशिका के बारे में क्या कहा गया, किस विद्वान ने क्या कहा,
उद्देशिका कैसे आई, पास कैसे हुई, ये सभी बातें आपको बता दी गई। अब जो प्रियम्बल हैं, इसमें जो शब्द यूज किए गए हैं, उन्हीं शब्दों को एक एक करके देखा जाता है। देखिए, जो शब्द यूज किया गया है, अब प्रियम्बल को तोड़ा जाए। जो पहला शब्द है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। यहाँ से थोड़ा सतर्क रहिए भाई, पहले तो ये जानना है। आपका देखिए जीएस नहीं है कि आपका बस इतना से हो जाएगा। ये कहाँ से अडाप्ट किया गया, इसका मतलब क्या है, इसको कहाँ से कोरिलेट। हम भारत के लोग, पहले इसी पर आइए। जहाँ तक वी द पीपुल ऑफ इंडिया की बात है, हम भारत के लोग की बात है। अब ये जो हम भारत के लोग शब्द हैं या हम जो लिखा गया है, अब पहला पॉइंट ये आया कि ये कहाँ से प्रेरित है, ये कहाँ से अपनाया गया है। तो चूंकि विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान की रचना अमेरिका ने की, लिखित संविधान, अलिखित नहीं, अलिखित तो इंग्लैंड में था ही। सबसे पहले रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन की रचना किसने की, अमेरिका ने। और अमेरिका के संविधान में भी ऐसी ही बातें लिखी गई हैं। तो अमेरिका पहले देखिए। हम, अब अमेरिका है तो भारत के तो रहेगा नहीं। हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग, यानी कि हम समान हैं, लोग समान हैं, लेकिन यहाँ भारत की जगह वहाँ क्या लिख दिया गया, संयुक्त राज्य संघ। इसी प्रकार जब आप यूएनओ पढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ेंगे, पढ़ाया भी गया था अभी 1 डेढ़ माह पहले ही, भाई आपका पूरा वीडियो भी मौजूद है। उसमें भी क्या लिखा गया है, आपका शुरुआती दौर में ही देखिएगा, पहला ही शब्द, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग। भाई शब्द क्या यूज किया गया है, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग इस संयुक्त राष्ट्र को कैसा बनाना चाहते हैं, ये पहला ही वाक्य है। तो यहाँ इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ तो राज्यों का संगठन है। तो जो आपका शुरुआती दौर में लिखा गया है पहला ही वाक्य कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, तो जब स्टेट का संगठन है तो लोग लिखने की क्या आवश्यकता थी। तो विद्वानों ने इस पर तर्क वितर्क किया और ये कहा कि भाई लोगों से मिलकर ही राज्य बनता है, राज्य का अलग अस्तित्व नहीं है। अतः इसलिए लोगों के समूह को ही राज्य कहते हैं। इसलिए यूएनओ में भी क्या लिखा गया है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग। वी द पीपुल ऑफ इंडिया का मतलब हुआ, वी द पीपुल ऑफ इंडिया का मतलब पहला हुआ कि हम भारत के लोग। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक प्रजातंत्र देश में जीते हैं, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, और जो भी व्यक्ति हम पर शासन करेगा वह किसी वंश जाति या धर्म का नहीं होगा, यानी कि वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेसी या लोकतंत्र है हमारे यहाँ। और यहाँ जनता द्वारा वह चुना ही जाएगा, चाहे डायरेक्ट रूप से चुना जाए या इनडायरेक्ट। यानी कि इसका मतलब ये भी हुआ कि कि हम भारत के लोग ही संप्रभु हैं, सर्वोच्च हैं, और हम भारत के लोगों ने ही, यानी कि भारत के लोगों ने ही, देखिए हम लिखा है, आपका फिर एक बार शब्द याद रखिए, हम और वह में अंतर है, या मैं नहीं लिखा है। मैं रहता तो इसका मतलब कि आपका एक या दो या केवल संविधान सभा, लेकिन आपका संविधान सभा न लिखकर वी लिखा है। वी का मतलब ये हुआ कि जैसे मोदी जी कहते हैं पूरे भारत के लोग 130-40 करोड़ जनता, तो वी का मतलब हुआ कि कोई एक व्यक्ति नहीं, एक जात का नहीं, बल्कि कितना, पूरे भारत के।
तो हम भारत के लोग का मतलब ये हुआ कि हम भारत संप्रभु हैं, सर्वोच्च हैं, और हमारे ऊपर शासन वही करेगा जो जिसको हम शासन करने के लिए चुनेंगे, और कोई जबरदस्ती हम पर शासन नहीं कर सकता। तीसरा पॉइंट ये हुआ कि हम भारत के लोग का मतलब ये भी हुआ कि लास्ट लाइन से इसको जोड़ा जाता है। भाई देखिए लास्ट लाइन, कि हम भारत के लोग इस संविधान को, लास्ट लाइन गौर करिएगा, अधिनियमित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, अंगीकृत करते हैं। तो क्वेश्चन जो इंटरव्यू में बना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को किसने एक्ट, कानून, अधिनियमित मतलब कानून बनाते हैं। भाई फिर एक बार नए लोग समझिए, अधिनियमित करते हैं का मतलब ये हुआ कि इसे कानूनी दर्जा देते हैं, यानी कि हमारा संविधान एक कानून है, ये एक्ट है। भाई एक्ट है, नीचे लिखा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संविधान का निर्माण हम भारत के लोगों ने ही किया है, अर्थात बिना किसी विदेशी के प्रभाव से, माने बिना किसी विदेशी के प्रभाव के भारत की संविधान सभा ने ही इस संविधान का निर्माण किया है। चूंकि पूरी जनता जाकर एक जगह बैठकर संविधान का निर्माण नहीं कर सकती, अतः जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए थे उन्होंने सभा के सदस्यों का चुनाव किया, और संविधान सभा बिना किसी बाह्य दबाव के संविधान की क्या की है, रचना। इसका मतलब कि हम भारत के लोगों ने ही इस संविधान को बनाया है। तो चूंकि पूरे भारत के लोग तो जाकर संविधान सभा में बैठ नहीं सकते थे, अतः लोगों द्वारा जिन व्यक्ति को चुना गया था वे व्यक्ति किसका किसका निर्वाचन किए, संविधान सभा के सदस्यों को। तो रटिए, प्रांतों से कितने लोग चुने गए थे, टोटल 292, देशी रियासतों से 93, और चीफ कमिश्नरी के 4। तो भाई रट कर जाइए, प्रांतों से कितने, सबसे बड़ा प्रांत चूंकि 10 लाख की आबादी पर एक मेंबर होना था, तो सबसे बड़ा प्रांत उस कौन था, यूपी, संयुक्त प्रांत ही था। तो अतः इसी राज्य से सबसे ज्यादा मेंबर संविधान सभा में थे। अगला देखिए, हम भारत के लोग इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित करते हैं, यानी कि कानूनी दर्जा देते हैं, आत्मार्पित करते हैं। आत्मार्पित, अब यहाँ पूछा जाता है कि भारत का संविधान किसको समर्पित है। भाई क्या विदेशी को है, कि सरकार को है, कि पीएम को है, कि भारत के लोगों को। ये ना कह दीजिएगा कि पीएम सीएम किसको, कौन। आत्मार्पित का मतलब ये हुआ कि इस संविधान को अपने को अर्पित करते हैं, अपने पर। जैसे कि होता है ना कि जैसे कि आप सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, माने जो मान रहे हैं, तो एक तो भाई लोटा लेकर आपका सूर्य भगवान की ओर जल चढ़ाइए, तो अपने को नहीं अर्पित कर रहे हैं, किसको। और एक होता है कि लोटा ले लीजिए और कालिदास जैसे जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काट दीजिए, यानी कि लोटा का जल अपने सिर पर चढ़ा लीजिए। तो किसको और आत्म किसको अर्पित किया, अपने को। तो संविधान किसको अर्पित है, अपने को। अपने मतलब पहला शब्द क्या है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। भाई किसको, ये पूछा गया इंटरव्यू में। और आपका अंगीकृत करते हैं, अंगीकृत का मतलब हुआ कि इस संविधान को हम अपने अंगों से लगाते हैं, अपने हृदय में बसाते हैं, और आगे जो भी कार्य करेंगे इस संविधान के अनुसार करेंगे। हम प्रण लेते हैं। एक शब्द आया है, दृढ़ संकल्प होकर। दृढ़ संकल्प होकर मतलब कि जैसे कि आप लोग से बार बार कहा जा रहा है कि अब वैकेंसी आने वाली है और लग जाइए, तो ये सामान्य बात हुई। और हम कहें कि एकदम दृढ़ संकल्प होकर लग जाइए,
यानी कि पूरी मजबूती के साथ लगिए तो आगे बताया जाएगा। तो यानी कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया जब भी पढ़िएगा तो जो नीचे के तीन शब्द हैं कि हम ही भारत के लोगों ने इस संविधान का निर्माण किया, अपने को अर्पित भी किया और अपने एक एक अंगों से या हृदय में क्या किया है, बसाया है। तो आगे और डिटेल में हम चलेंगे। पहले वी द पीपुल ऑफ इंडिया पर दो केस पढ़कर आइए, पढ़कर तैयार रखना है। पहला केस है एसपी गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, पिछली बार यूपीजे में आया था। क्वेश्चन का मॉडल पहले देखा जाए भाई। एसपी गुप्ता एसपी गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत संघ, यानी कि एसपी गुप्ता ने भारत संघ के खिलाफ क्या किया था, मुकदमा। तो इस केस में विशेषता थोड़ा देखिए भाई। पहला जो क्वेश्चन सन याद रखना है, तो भाई सन याद रखिएगा। भाई नए लोग भी थोड़ा समझने का प्रयास करें कैसे मॉडल आ रहे हैं वर्तमान में। एक तो आपका सन याद रखना है, कौन सा सन है, तो 1982 पहला। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि आपका जो यूपीजे में बना था इस बार 2018 में, कि किस वाद में 7 जजों की पीठ बनी थी। 4 केस दिए गए थे और उसमें दिया था एसपी गुप्ता। तो टोटल कितने जजों की पीठ बैठी थी, 7। और जो निर्णय आया था वह 4-3 से आया था। अब देखिए डिटेल में हम कर रहे हैं इस केस को। और जो मुख्य न्यायाधीश थे पीएन भगवती थे, रटे रहिए कौन थे, पीएन भगवती थे मुख्य न्यायाधीश। और ये जो केस हैं ये दो एंगल से महत्वपूर्ण है। देखिए क्या क्या पीआईएल पर है। तो पीआईएल की उत्पत्ति भारत में किस केस में की गई, किस केस में परिभाषित किया गया, तो आपका जवाब रहेगा, कह सकते हैं कि एसपी गुप्ता वर्सेज आपका यूनियन ऑफ इंडिया। पीआईएल के जन्मदाता कौन सा जज था, तो कौन बताया गया इसमें, पीएन भगवती। भाई कौन था, पीएन भगवती। दूसरा एंगल देखिए भाई, इस केस इंडिया की व्याख्या करते हुए ये कहा गया कि जो संप्रभुता है, सार्वेंट माने जो संप्रभुता है वह भारत की जनता में निवास करती है। तो सावरेंटी किसमें वेस्टेड है, सरकार में नहीं, किसमें, भारत की जनता में। याद है किस केस में कहा गया, एसपी गुप्ता। और एक आपका और पूछा जाता है, देखिए हल्का सा ये नियुक्ति वाला है कि ट्रांसफर वाला भाई, जजेज। चलिए इसको कल हम देख लेंगे, हल्का सा मिस कर रहा है। ट्रांसफर केस कहा जाता है कि नियुक्ति केस, एक और पूछा जाता है, तो इसको कल हम बता देंगे भाई। हल्का सा देखिए एक पॉइंट मिस हो सकता है। आगे देखिए इसको भाई, समय ना लिया जाए, ना आए तो उसको आगे बढ़ा जाए। ये नहीं कि 100 क्वेश्चन मान लीजिए आपको एग्जाम में आया और 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप छोड़कर आगे बढ़ जाइए। ये नहीं कि 2 में उलझे रहिए और 98 छूट जाए। भाई आपको फिर से जो क्वेश्चन पहले आए करके रंग लीजिए और उसके बाद जो बच रहा है उस पर एक एक 2-2 मिनट विचार करिएगा और सर का लेक्चर याद रखिएगा। और अगर सर के लेक्चर से कवर हो रहा है तो एक अनुमान के आधार पर तीर चला दीजिए, लगे तीर न लगे, लेकिन चांस रहता है कि 50% भी लग जाएगा तो 2-4 नंबर क्या होगा, बढ़ ही जाएगा। और जो बिल्कुल आपके समझ में ना आए उस पर हवा में तीर न चलाइएगा, क्योंकि तीर उल्टा भी लग सकता है और आपका नंबर भी क्या हो सकता है। तो फिर एक बार देखिए इसको आगे बढ़ाया जाए कि जो सावरेंटी होती हैं जनता में निवास करती हैं, ये आपका एसपी गुप्ता के केस में कहा गया। तत्पश्चात आपका एक केस इसके पहले भी आया था और वह केस है माधवराव सिंधिया वर्सेज भारत संघ। ये केस पहले आया था इसके।
माधवराव सिंधिया वर्सेज भारत संघ 1971 का केस है और इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। इसका सरनेम पूछा जाता है, उपनाम पूछा जाता है प्रिवी पर्सवाद। याद रखे उपनाम क्या है, प्रिवी पर्सवाद, रट कर जाइएगा, प्रिवी पर्सवाद। अब इसको प्रिवी पर्स को दो लाइन समझिए, तब तो इस केस में क्या निर्णय आया बताया जाए। देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो आप भी जानते हैं कि विभिन्न समस्याएं थी। 93 रियासतें थी, मैंने 500 से अधिक छोटे छोटे इलाके थे जहां राजा महाराजा जमींदार शासन करते थे। तमाम प्रांत थे, सबकी समस्याएं अलग अलग थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये काम सौंपा गया कि आप छल करके, बल करके, और छल बल कल और प्रेम से, एक तो और जोड़ा जाए भाई क्योंकि प्रेम से मिला गया, यानी कि प्रेम की भाषा, जो प्रेम, प्रेम चोपड़ा वाली प्रेम, आपका प्रेम की भाषा, और जो प्रेम की भाषा न समझे लालच दीजिए, छल करिए, आपका कल करिए, और जो तब भी न माने तो अंत में क्या करिए, सेना आपके पास है, आप सेना के प्रयोग की क्या दीजिए इजाजत। तो भारत का एकीकरण किया गया। अब जब पटेल जी ने कर दिया तो ये जो राजनेता हैं, हमारे पटेल तो हमारे पटेल, हमारे पटेल, तो पटेल तो पूरे देश के हैं, तो कांग्रेस जयंती मनाती है कि हमारे पटेल। अब मोदी जी ने सबसे ऊंची प्रतिमा बनवा दी लोहा लेकर गांव गांव से कि हमारे पटेल। तब तक सपा वाले इधर रैली निकाल दिए पटेल जयंती पर कि हमारे पटेल। वहीं आपका कांग्रेस तो तीन तो हो ही गया, अब किसके पटेल, बस वोट के लिए। अब मायावती जी थोड़ा डर गई हैं, शांत हैं। आपका हो सकता है कि उनका स्थान चंद्रशेखर ले ले, क्योंकि जिस हिसाब से मायावती जी कार्य कर रही हैं, अब आपका कह सकते हैं कि असल बात दिक्कत ये है कि केंद्र सरकार ने इनको डरवा रखा है कि सीबीआई भेज देंगे, ईडी भेज देंगे, तुम्हारा भाई भी अरबपति है और अवैध पैसा जमा किया है, 1 करोड़ से अधिक जमा हुआ है उनके खाते में नोटबंदी में, कहाँ से आया, तभी जांच करा देंगे तो कहाँ चले जाएंगे सब कुनबा जेल में। अच्छा रहेगा कि शांत रहो, हम सपा से लड़ लेंगे। तो इस दो ही में लड़ाई है यूपी में। बसपा आपका सीट कम पाएगी और सपा और भाजपा में ही लड़ाई है। कांग्रेस और बसपा मान के चलिए स्वाहा हो जाएगी इस बार, मैंने कम सीट पाएगी, कुछ भले पा जाए। तो वह राजनीति है, अगर आप सुस्त पड़ गए, एग्जाम भी है, सुस्त पड़ गए तो आयोग आपको दबा देगा। और दो 7-8 लोग ऐसे मिले जो इंटरव्यू दिए थे बिहार जे में और एपीओ प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब ये है कि बताएं किससे। तो भाई हम तो, हमें बताए लोग, लेकिन काफ़ी रो रहे थे, निराश थे कि 2 नंबर 3 नंबर से रुक गया। तो हम बार बार कहते हैं कि भाई लगातार आप पढ़ते रहिए, ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन चल रहा है, और जो लास्ट में चलता है उसको तो अगर एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी पढ़ाया जाए तो उसको न छोड़िए, क्योंकि उस समय जो पढ़ाया जाता है वह क्रीम क्रीम चीज़ें रहती हैं और उसी से क्वेश्चन आ भी जाता है। इतिहास हमेशा ये गवाह रहा है। तो छोड़िए ना क्लास, लगातार लगे रहिए। अगर ये कोई सोच लें कि हम तो सर से ज़्यादा जानते हैं, तो भाई घर पर बैठकर पढ़िए और 1-2 एग्ज़ाम बाद आपको पता लग जाएगा कि भाई क्या जानते। ठीक है भाई, ज़्यादा जानते हैं तो भाई तमाम यहाँ पढ़ाने वाले हैं, तमाम आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, फिर भी पीछे आकर बैठते थे और पढ़ते थे, कोई जानता नहीं था, आकर बताते थे कि सर ये ना बताइएगा कि हम इस डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो उनकी भाई प्राइवेसी भंग नहीं की जाती थी, लेकिन पीछे बैठते थे, बाहर आराम से लेक्चर सुनते थे। तो फिर एक बार आया जाए, आपका प्रीवी पर्स देख रहे थे। अब ये हुआ कि प्रीवी पर्स में ये हुआ कि आपका थैली, थैली मैंने धन देने का लालच दिया गया, और कुछ राजा महाराजा इत्यादि को ये हुआ कि आपका सम्मान बचा रहेगा, आप राज प्रमुख बने रहिए, लेकिन भारत का
अभिन्न अंग बना दीजिए अपने क्षेत्र को, और तब जाकर भारत का एकीकरण हुआ। लेकिन इंदिरा गांधी आई तो अब ये सोची कि ये फालतू में पैसा राजा महाराजा को थैली दी जा रही है, समाप्त कर दी। तो जो माधवराव सिंधिया थे, जिनके बेटे अब हैं आपका, वो तो एक्सपायर कर गए विमान दुर्घटना में, उनके बेटे अब कांग्रेस से भाजपा में मंत्री भी हैं आपका, ज्योतिराव सिंधिया। तो इनके पिता ने मुकदमा किया कि ये गलत हुआ हमारे साथ, सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया। तो सर आपका सुप्रीम कोर्ट ने आपका इस जो वाद था, इसमें सॉवरेंटी को दो भागों में बांटा। बस हमें सॉवरेंटी पर आना है। संप्रभुता को दो भागों में बांटा, और जो ये पहला शब्द है प्रियम्बल का, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि जो लोकतांत्रिक संप्रभुता है, जो जनतांत्रिक संप्रभुता है, उस मामले में तो जनता संप्रभु है। लेकिन लीगल तौर पे, विधिक रूप से, कानूनी रूप से कौन संप्रभु है? ये हमारा संविधान है। यानी कि विधिक संप्रभुता संविधान में निहित है, जबकि आपका लोकतांत्रिक संप्रभुता किसमें निहित है? जनता में। यानी कि मुख्य रूप से सॉवरेंटी किसमें है? जनता। अब कैसे जनता में कहेंगे? लास्ट लाइन आइए। अभी वी द पीपुल ऑफ इंडिया चल रहा है, ऐसे संविधान है, थोड़ा डिटेल में चलाना पड़ता है। लास्ट में आइए देखा जाए, अन्ना हजारे का आंदोलन से इसको जोड़कर पढ़ा जाए। देखिए, अन्ना हजारे जन लोकपाल की मांग कर रहे थे और आंदोलन किए, पूरे देश से समर्थन मिला, यहाँ तक कि विदेशों में भी आपका लोग समर्थन किए, और काफ़ी कांग्रेस की जो चूल्हे हिल गई, यानी कि उसकी सत्ता चली गई, उसमें अन्ना हजारे के आंदोलन ने भी महती भूमिका निभाई। और पता न अब कब आएगी, वो अलग बात है। लेकिन फिर आपका, तो अन्ना हजारे जब आंदोलन कर रहे थे, तो ये लालू यादव जी, आपका मनीष तिवारी, तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं भाजपा के अलावा, भाजपा तो खुशी हो रही थी, भाई अब हमारी सत्ता आ जाएगी, इन्हीं के सिर पर बंदूक रख कर कांग्रेस पर हम क्या करेंगे, चला देंगे। चला ही दी। और तत्पश्चात अभी तक जन लोकपाल आया ही नहीं, लालीपाप दिया जा रहा है, कहीं नामो निशान नहीं कि कहाँ है लोकपाल, ओम्बडसमैन। तो ऐसी दशा में अन्ना हजारे ये कह रहे थे कि ये जो जनता बैठी है, ये मालिक है, और ये जो सांसद, पीएम और ये डीएम है, सीएम है, ये नौकर हैं, ये मालिक हैं। तो कई लोग कहे कि ये पगला गया है अनवा, अनवा पगला गया है, इसे रांची भेजिए, आगरा भेजिए। और जैसे ही लोग कहते थे उनके घरों पर, अन्ना के समर्थक टमाटर और अंडा फेंकते थे, और 2-4 दिन लोग घर से नहीं निकलते। लालू यादव जी ने भी कहा, तमाम लोगों ने। और तत्पश्चात आपका अंत में इसलिए वो कह रहे थे कि वी द पीपुल, इसी शब्द को उठा रहे थे कि जो ये वी द पीपुल ऑफ इंडिया है, यानी कि मालिक जनता है, 5 साल बाद इस जनता को मौका मिलेगा, मालिकाना हक मिलेगा, अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, नहीं तो आपको सत्ता से क्या कर देगी, बाहर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप जनता द्वारा ही चुने गए हैं, जनता ने ही आपको चुना है, और जनता के लिए चुने गए हैं। तो जनता जो राइट मांग रही है, उसे दीजिए, नहीं तो ये जनता भड़क गई तो आपकी सत्ता कहाँ चली जाएगी, कोई भरोसा नहीं। इस प्रकार आपका वी द पीपुल ऑफ इंडिया बताया गया। दो केस याद रखिएगा, कौन कौन? एसपी गुप्ता, और दूसरा कौन? माधवराव सिंधिया। इसके बाद दूसरा शब्द है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को। तो भारत को भी पूछा गया है, इंटरव्यू तक में पूछा गया है कि इंडिया शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है। तो विशेषता में भी मैं बताया था कि भारत शब्द का प्रयोग पहले ही अनुच्छेद में है, आर्टिकल 1 के क्लाज 1 में, भारत अर्थात इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट होगा, और भारत में वे राज्य क्षेत्र समाज होंगे जिनका उल्लेख
प्रथम अनुसूची में किया गया है, यानी कि भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र है, कितने आपका राज्य हैं, अगर ये लिस्ट देखना है तो आप कहाँ देख सकते हैं, फोर्थ शेड्यूल। तो अब जब जीएस में जो पूछ रहा है, आपका केवल प्रथम अनुसूची नहीं पूछ रहा है, प्रथम अनुसूची का इन माने क्रम संख्या पूछ दे रहा है कि पहले नंबर पर कौन सा राज्य है, तो 17वें पर कौन है। तो एक दिन में 5-6 राज्यों का जो आसपास के हैं, ज़्यादातर जम्मू कश्मीर का पूछा जाता था। उत्तर प्रदेश का नाम देखिए, तो हमें भी याद नहीं आ रहा है भाई, ये उत्तर प्रदेश का नाम किस चौथे पर है, नहीं 13। उत्तर प्रदेश का ज़्यादा पूछ सकता है। देखिए प्रथम अनुसूची में क्रम संख्या देखना है 13वें नंबर पर, तब तो याद देखिए भाई संविधान है, हम भी पूरा याद नहीं हमें, आपका सही रहा कि आप देखते रहिए, आप देखेंगे तो हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि एक बेयर एक्ट लेकर आइए, ताकि जो भी बात बोली जाए तुरंत उस अनुच्छेद को क्या करेंगे, कवर। तो भारत, हम भारत के लोग, तो भारत के लोग का मतलब क्या, तो प्रथम अनुसूची में जितने राज्य हैं और संघ शासित प्रदेश हैं या केंद्र शासित, उनके लोग, भारत के लोग मतलब क्या, जिन राज्यों का वर्णन कहाँ किया गया है, फर्स्ट शेड्यूल में, उनके सभी लोग। तो आपका दूसरा शब्द भी निपट गया। अब तीसरा शब्द कल बताया जाएगा क्योंकि आपका यानी कि कल प्रयास करेंगे कि प्रियम्बल समाप्त हो जाए, 2 लेक्चर तो कम से कम। उसके बाद इसको लिखवाया जाएगा भाई अलग से। देखिए लिखवाते समय इतना डिटेल में नहीं लिखवाया जाता, अगर आप चाहते हैं तो लेक्चर देते समय भी लिख सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि लेक्चर देते समय शॉर्टकट में लिख लिया जाए। वैसे हम लिखवाएंगे ही, लेकिन इतना डिटेल में भाई लिखवाना संभव नहीं है। तो अभी साइंस की क्लास चलेगी 10 मिनट बाद, जीएस की भाई, और ला की तो अब कल चलेगी भाई। कल से भाई टीपीए का भी बेयर एक्ट लेकर आइए, अलग कॉपी बना लीजिएगा ताकि थोड़ा उसको भी लिखवा जाए।